मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, तो ये मंत्री रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। धर्मेंद्र प्रधान के लिए जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज संसद में ये बात कह दी, एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे पहले तो आप तो इस पूरी पटकथा को भी समझ रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को जान रहे हैं किस तरह से ये सारी कहानी बुनी गई और कहाँ कहाँ कितना असर हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहला शुरुआती फेलियर तो वहीं आ गया था जब उन्होंने नीट को समझा ही नहीं कि क्या परेशानी हुई है, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो आज तक चैनल को बुलाकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ANI जैसे चैनल को और फिर ये बता दिया अपनी सफाई में कि उन्हें क्या कहना है। उसके बाद उन्होंने कोई मीडिया से ज्यादा बात नहीं की। कुल मिलाकर के यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण सवाल ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर खुद इतने बड़े फेलियर हो रहे हैं, वो वाकई में परीक्षा कैसे कराएंगे? ये तो मैं एक आम जन की तरह देख करके समझ पा रही हूँ फिलहाल। आप तो इसके अच्छे खासे ज्ञाता हो इस फील्ड के। जी, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर पूरे देश के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई कोई पेपर लीक का सबूत ही नहीं मिल रहा है। यानी मुझे प्रधानमंत्री जी याद आते हैं और कोई छोटा मोटा आदमी याद नहीं आता इनको सुन करके। प्रधानमंत्री जी ने चीन पर कहा था कि कोई न घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न चीन ने कोई हमारी जमीन हड़पी है। और ठीक उसी समय, और आज भी गूगल करके आप पढ़ लें, देश के सैकड़ों खबरें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि अमुक जगह पर अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया, अमुक जगह पर लद्दाख में चीन ने सड़क बना ली, अमुक जगह पर सैटेलाइट इमेज आ रही है कि निर्माण कार्य चीन कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहेंगे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में कोई पुल नहीं गिर रहा है, वैसे ही शिक्षा मंत्री ने कह दिया कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब तो तय इस देश की जनता को करना है। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को माफ कर दिया, क्या शिक्षा मंत्री को माफ कर देंगे? क्या शिक्षा मंत्री जिस समय सदन में कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हो रहा, क्या वो यूजीसी से एक नोटिफिकेशन को भूल गए जिसमें यूजीसी नेट का एग्जाम इस बिना पर रद्द कर दिया गया, जिस बिना पर कहा गया कि पेपर लीक की गुंजाइश बन रही थी, संभावना थी, विद्यार्थियों का नुकसान न हो इसलिए हमने पेपर रद्द कर दिया। नीट यूजी का पेपर रद्द करने की मांग चल रही है जिसकी सीबीआई जांच हो रही है। बिहार में पकड़े हुए आरोपी कह रहे हैं कि उनको कोटा से फोन आया, पेपर मिल गया है, 30-32 लाख में सौदा तय हुआ और वो रातों रात वहां पहुंच करके परीक्षा दे रहे हैं। ये तो मीडिया में खबरें आ रही है। मीडिया में खबरें आ रही है कि अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हो रही हैं कि पेपर लीक में कौन कौन शामिल है। तो फिर ये सीबीआई को, इसका मतलब गलत है, पुलिस गलत है, मीडिया की रिपोर्ट गलत है। पेपर लीक के जितने आंकड़े आए, पेपर रद्द हुए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश जहां से हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 2024 तक 1.5 दर्जन पेपर लीक हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। और पेपर लीक होने का एक सबूत तो ये होता है कि पेपर रद्द कर दिए जाते हैं। विद्यार्थी पेपर देने जा रहा है, रास्ते में है, पेपर रद्द। क्यों? पेपर लीक हो गया। पेपर दे रहे हैं, पहली पाली का पेपर हुआ, दूसरी पाली का पेपर रद्द, क्योंकि पेपर लीक हो गया। विद्यार्थी पेपर देकर लौट रहा है और पेपर रद्द होने की सूचनाएं आ रही। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी आई कि जब पेपर लीक होने के बाद रद्द हुआ तो विद्यार्थियों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, अवसाद में चले गए, घर लौट गए, रोते रोते बीता है, पूरा परिवार त्रस्त है। क्योंकि गरीब, कमजोर, मजलूम के घर से ना कोई जब पढ़ने निकलता है तो एक एक रुपया पेट काट कर पढ़ता है। ये बात शिक्षा मंत्री कैसे समझेंगे? उन्हें क्या, कैसे मंत्रालय चला रहे हैं? जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन शाम को यह बयान दे दिया था कि कुछ भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आपने बिल्कुल सही सवाल में कहा कि जब प्रधानमंत्री की तरह उन्हें कोई बात कहनी होती तो वो इंटरव्यू देने के लिए पूरा सेटअप बुला लेते अपने घर में। तो वैसे शिक्षा मंत्री भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी। क्या इस देश में 7 साल में 70 पेपर लीक होने के प्रमाण मिल रहे हैं?
और शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये देश में, इसीलिए अखिलेश यादव ने बिल्कुल उचित कहा कि जब तक ये शिक्षा मंत्री रहेंगे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। और सड़क पर लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अभी तक किसी भी मंत्री को इस तरह से हटाया ही नहीं है विपक्ष के दबाव से। पिछले 10 साल से आदत हो चुकी है उनको तो अपनी मर्जी से चीजें चलाने की, और ये तो उनके लाडले वाले मिनिस्टर हैं जिनको कुछ खास अहम जिम्मेदारियां दी जाती है, खास मंत्रालय दिए जाते हैं। और ये इस बार तो इनको एजुकेशन, पिछली बार भी एजुकेशन में थे ये, फिर इनको एजुकेशन दिया गया है और आते के साथ ही फंस गए। बड़ा सवाल तो ये भी है कि पिछली बार भी ये थे एचआरडी मिनिस्टर और अभी फिर से हैं, उसके बाद भी इनको ये नहीं पकड़ में आया कि नीट की क्या परेशानी हुई है। आपको क्या लगता है मंशा जो है मंत्री की वो कितनी इन्वॉल्व है एजुकेशन में? मुझे लग रहा है कि आज जितनी तैयारी शिक्षा मंत्री इस बात की करके आए थे कि कांग्रेस को कैसे घेरना है, अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी कर गए कि यूपी में कितने पेपर लीक हुए आपकी सरकार में, उसकी अगर 1% तैयारी अपने मिनिस्टर, अपने मंत्रालय के अधिकारियों को बुला के कर लिए होते कि मीडिया में बोलना क्या है। ये वही मिनिस्टर है जिसने माफी मांगी है, इस बात को बार बार मैं कहूंगा। मंत्री बनने के दिन इन्होंने झूठा बयान दिया और ठीक अगले दिन माफी मांगी है, देश से माफी मांगी है। अब तो सदन है, आप सदन में कुछ भी बोल दीजिए। और वहां पे जो लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए थे वो तो इस टोन में बैठे हैं। हमारे गांव में जब बच्चे लड़ते थे तो एक आदमी जो सबसे बदमाश होता, रुको अभी बताता हूं तुमको, ये वाली टोन में लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। रुकिए अभी मैं जवाब देता हूं, आज मैं बोलता हूं। और क्या बोल रहे हैं? हर परीक्षा को संदेह की नजर से देखना ठीक नहीं है, सदन उसके लिए नहीं। फिर सदन किसके लिए है? ये बात उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने बोली है। हाँ, स्पीकर ने जब ये बोला, मैंने आपका ट्वीट भी देखा था, आपने इमीडिएट इस बात को मार्क किया क्योंकि आप इस बात को समझते हैं, इस फील्ड से हैं और आप ये जाने, ये उन्होंने कहा कि ये तमाम इस तरह की सारी चीजें सुनने के लिए नहीं है। ऐसा मतलब ऐसी बात कर रहे हैं ओम बिरला स्पीकर। अब कल बजट है, उस वक्त से पहले आपने इस तरह की बात करके एजुकेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, एक तरह से आपने उन सबकी उम्मीदें खत्म कर दी एक झटके में। तमाम शिक्षकों के मामले हैं अब, यानी कि अगर 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला जो है, अगर मान लीजिए संसद में वो उठाया जाएगा तो क्या आपको लगता है स्पीकर सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो जब लेफ्ट घूमते हैं तो गुस्से में देखते हैं, राइट घूमते हैं तो बहुत मुस्कुराते हैं। बस गनीमत ये है कि वो राज्यसभा वाले सभापति की तरह स्टेज पर मतलब कुर्सी पर बैठे बैठे ये नहीं कह देते, आसन पर बैठे बैठे, कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का कैडर रहा हूँ। लो इस समय राज्यसभा आपके साथ मैंने एक आरएसएस पे भी जो चर्चा की, आपने याद भी दिला दिया। हालांकि मैं विषयांतर नहीं होना चाहती, लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ा इंडिकेशन था आरएसएस के बैन को हटाने को लेकर कि देश के उपराष्ट्रपति खुल करके आसन पर बैठकर आरएसएस का खुद को घोषित करते हुए गर्व महसूस करते हैं। तो यानी कि अब ये जो नीट वाला मामला भी है, अगर मैं इसको भी देखें आज की तारीख में, और विपक्ष इतने तीखे शब्दों में कह रहा है कि ये मंत्री जब तक रहेंगे बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। यानी कि एक तरह से सीधा सीधा अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा मांग लिया और वो इस्तीफा मांग लिया, लेकिन सरकार वो हिलने वाली नहीं है, उसको इस्तीफे में तब्दील नहीं करने वाली बात को। फिर क्या फेलियर्स के साथ ही चलेगा ये सिस्टम? देखिए, अब नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 साल जिस तेवर के साथ रही है वो तेवर तो अभी नहीं है। इसीलिए बेबसी और लाचारी में मोदी जी को कहना पड़ रहा है 2.5 घंटे मेरा गला दबाने की कोशिश की गई, ये भाषा अचानक निकल आई, मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये वही प्रधानमंत्री है जो पंजाब से लौट के आए तो कह रहे धन्यवाद कहना अपने मुख्यमंत्री को, मैं जिंदा लौट आया। वो तो किसी भी स्तर पर चले जाते हैं, लेकिन अब जब वो उनकी बेबसी लाचारी सामने आ रही है तो मुझे इस बात में तो संदेह है कि वो उसी तेवर में सरकार चलाएंगे। लेकिन चूंकि उन्हें तरीका ही वही आता है, उसी तरीके से काम, जो स्मृति ईरानी चुनाव हारी राहुल गांधी से 14 में, और वो एचआरडी मिनिस्टर उस समय बनाई गई थी, ये इस देश के लोगों को दिखाया गया। और वो वही वक्त था जब स्मृति ईरानी की अपनी डिग्री के ऊपर मुकदमा चल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछा गया था कि क्या आपकी डिग्री ओरिजिनल है? हमारा एक मित्र है जो वो मुकदमा किया हुआ था, सम्मन हो गया था, जिस दिन हाजिरी होनी थी उसके बाद भी उनको बचा लिया गया और फिर उसके बाद उन्हें हटाया गया। हाँ, जब मोदी जी चाहेंगे तो मुख्यमंत्री, मंत्री किसी को भी कहीं से निकाल कर कहीं रख सकते हैं। विपक्ष दबाव में रखेंगे ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मिजाज ही इनका नहीं है। ये इससे ये डर अपना छिपाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये, लेकिन विपक्ष मजबूत है। आधी बात आप राहुल गांधी की जोड़िए और अखिलेश यादव की जोड़िए और मिला दीजिए दोनों, और उसके बाद देखिए क्या तेवर बनता है कि इस एनटीए पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक प्राइवेट संस्था है,
वो सरकारी है ही नहीं। और जिस संस्था को एग्जाम कराने के लिए दिया गया है वो टोटली करप्ट हो चुकी है और उसके सबूत मीडिया में तैर रहे हैं। और वो संस्था जो इसका एग्जाम करा रही है वो पेपर लीक करा रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि इस पे किसी को भरोसा नहीं है, ये टोटली करप्ट संस्था हो चुकी है। और अखिलेश यादव ने कहा जब तक ये मंत्री रहेंगे कुछ नहीं होगा भाई। अखिलेश यादव के बयान को आप सुनिए, उन्होंने बाकायदे सिलसिलेवार कहा। एक स्कूल है, पता चला स्कूल के पीछे से लिंक में निकल जा रहा है आरएसएस और बीजेपी का, वहां से सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, उनको कॉमन उसमें नंबर ज्यादा दे दिए जा रहे हैं। फिर से एग्जाम हो रहा है तो उसमें से कोई पास ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा स्कैम। और जितना अभी खुल के आया है, ये वही यूपीएससी में इस्तीफा दिया ना चेयरमैन ने निजी कारण बता करके, यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस की फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर, पीडब्ल्यूडी की फर्जी और ओबीसी की फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर यूपीएससी में आईएएस कोई बन सकता है और नीट का पेपर लीक नहीं हो सकता। ये तो अब इस देश के विपक्ष और जनता दो के सामने खुला चेहरा सामने है। ये शिक्षा मंत्री टोटली अपने आरएसएस के बैकग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं, मोदी जी के प्रिय हैं, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये इस बात से तय होगा कि सड़क पर जो जनता लड़ रही है वो और सदन के भीतर जो विपक्ष लड़ रहा है वो कितनी हिम्मत से इस सच को रख सकता है। जी, एक आखिरी और संक्षिप्त सवाल, आपको क्या लगता है कि ये मामला सरकार अभी भी उतनी गंभीरता से समझ रही है या नहीं? और अगर नहीं तो इस वक्त जितने ये युवा हैं, इतना बड़ा एक बवाल खड़ा हुआ सीधे सीधे युवाओं द्वारा, बच्चे सड़कों पर आ गए, पहले से ही इस वक्त हम बेरोजगारी की दर का भयानक रूप देख रहे हैं। अगर ये बच्चे इस तरह की परिस्थितियों से जूझकर कुछ नहीं करने वाली परिस्थिति में जाते हैं, तो पहले तो किसान आत्महत्या कर ही रहे थे, बच्चों के भी केसेस सामने आने लगे। बड़ा सवाल ये है कि ये परिस्थितियां और कितनी भयावह रूप में दिखने वाली हैं आने वाले वक्त में। मुझे लग रहा है कि देखिए, वो एक बड़ी प्रसिद्ध सी कविता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो युवाओं की पूरी अपनी ताकत होती है उन्हें आप जियो दन दनादन से अपने वाले फेक न्यूज फैलाने में इस्तेमाल तो कर ले जाते हैं। उन्हें आप कांवड़ वाले विवाद में उलझा तो सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, चलो धर्म के नाम पर चलो फूल बरसाएंगे। वही नौजवान जो कांवड़ में जल चढ़ाकर घर लौटता है, वही नौजवान जिस पर पुलिस ने फूल बरसाए थे या उसकी देखभाल की थी, वही जब 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना हक मांगा तो लाठी मिली, वही नौकरी मांगेगा तो लाठी मिलेगी। ये सरकार का चरित्र है। वो चाहती है कि धर्म पर बात होती रहे, वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम पर उलझा रहे सब कुछ। लेकिन इस देश के नौजवानों में कुछ तो है ना जिन्हें रोजगार चाहिए। और इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बता रही है 100 में 83 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं। बेरोजगारों में 100 लोग अगर बेरोजगार हो तो 83 पढ़े लिखे और बेरोजगार नौजवान है। उनमें से आधे भी अगर सक्षम हैं, वो जानते और समझते हैं कि उनका सपना कांवड़ धोने का नहीं, वो अपने दिल में भगवान को रखते हैं। वो आईएएस बनने के लिए, वो डॉक्टर बनने के लिए, वो इंजीनियर बनने के लिए, वो प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वो सेना की तैयारी कर रहे हैं। जब वो तैयारी कर रहे हैं तो सबको, अगर आप समय पर पेपर नहीं होगा, एक एग्जाम जो हर साल होना चाहिए वो 5 साल हो गया एग्जाम नहीं हो रहा, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, जो भर्ती आ रही वो पेपर लीक हो जा रहा है, ये गुस्सा संघनित होगा। और हमें याद है ऐसे ही एक तानाशाही वक्त था जब गुजरात में हॉस्टल खाने की फीस बढ़ी थी तो विद्रोह हो गया था। अगर इन नौजवानों के साथ ये सरकार इसी तरह से डील करती रही, जैसे शिक्षा मंत्री का ये कहना कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये तो मजाक उड़ाना है, ये तो बिल्कुल अपमान करना है। और ये अपमान मुझे लग रहा है इस देश का नौजवान नहीं सहेगा। और जो टीवी और व्हाट्सएप पर उनके घर वाले जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख करके हिंदू मुस्लिम में खुश हैं, उन्हें भी कम से कम झटका लगेगा कि भैया अपने बच्चों का भविष्य अगर नहीं बचा तो बाकी क्या होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़े आंदोलन की तरफ बदल सकता है, बशर्ते कि लोग अपने बच्चों का भविष्य समझें, और ये सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है कि कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए ही सही, लेकिन सही सवाल सही वक्त पर उठते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।